ऐतिहासिक बात बताने जा रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। वो तमाम लोग जो कांग्रेस विरोधी हैं, जो सपा विरोधी हैं, बसपा विरोधी हैं, आरजेडी विरोधी हैं, वो भी देख लें। और वो तमाम लोग जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी देख ले। सोचिए, 2014 में मोदी जी की सरकार आती है। पहले मुसलमानों को टाइट किया जाने लगता है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, देश नहीं बिकने दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगा, ये सब आप जानते हैं। होना क्या शुरू हुआ? होना यह शुरू हुआ कि कंपनियां बेची जाने लगी, पत्रकारों की गिरफ्तारी होने लगी। सिद्दीकी कप्पन, प्रशांत कनौजिया फेसबुक पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी होने लगी। जाति के नाम पर हिंसाएं बढ़ गई। देश भर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जातियों के लोग की हत्याएं होने लगी। संविधान खतरे में पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आए। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। एक जज को बाद में राज्यसभा भेज दिया गया। अजीबोगरीब फैसले आने लगे। तमाम वो लोग जो बीजेपी के से सवाल पूछते थे, उनको जेल में डाला जाने लगा। धरना प्रदर्शन का दौर खत्म हो गया। जंतर मंतर जो देश की राजधानी थी, उसको बैरिकेड कर दिया गया पूरी तरह से। छोटे छोटे प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज होने लगा। लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। प्रशांत कनौजिया, सिद्दीकी कप्पन, मिरान हैदर, सलजिल इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी जैसे लोग जेल में डाल दिए गए। यही नहीं, देश भर में सब जगह सांप्रदायिक दंगे होने लगे, लिंचिंग होने लगी और धमकियां दिया जाने लगा। सोचिए, कॉमेडी शो पर रोक लगने लगे। आप मोदी पर कॉमेडी नहीं कर सकते। वही लोग जो कल तक लालू यादव पर कॉमेडी करके चटकारे लेते थे, वही लोग जो कांग्रेस से सवाल पूछते थे, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा खेल जगत, जहां जहां सवर्ण समाज का कब्जा है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, सब जगह बीजेपी का एक छत्र राज हो गया। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, चुनाव आयोग, सबकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो चुप्पी है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाने लगा कि वो डर से घर में बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव को कहा जाने लगा डर से घर में बैठे हुए हैं। मायावती जी को लोग आज भी कहते हैं कि वो इनकम टैक्स, ईडी के डर से घर में बैठे हुए हैं। क्या यह सच्चाई थी? एकमात्र इस देश का नेता था जो जेल खट रहा था, उसका नाम था लालू यादव। हमारे आपके जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर थे, जो फेसबुक पर थे, पत्रकारों की नौकरियां जाने लगी। अजीत अंजुम जैसे लोग, विनोद कापरी जैसे लोग, सिद्धार्थ बदराजन जो हिंदू के एडिटर थे, नौकरियां जाने लगी। हरतोष बल की नौकरियां जाने लगी। दिलीप मंडल जैसे लोग को धमकियां दी जाने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। सरकारें खरीद के बनाई जाने लगी, विधायक खरीदे जाने लगे। राजस्थान में जो हुआ ड्रामा सब जानते हैं, कर्नाटक में हुआ, यूपी में, पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश हुई। उसके बाद आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ। पूरे देश में सरकार किया जाने लगा। मीडिया ने सरेंडर कर दिया, जो पहले से ही सरेंडर था। ऐसा लगता था जैसे बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। संविधान, हर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कहने लगे कि संविधान खतरे में है। चारों तरफ घनघोर चुप्पी थी, घनघोर सन्नाटा था। ऐसा लगता था कि कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। राहुल गांधी छिटपुट बोलने लगे, उनकी बातों को लोग मजाक उड़ाने लगे। इस देश में मुसीबतें आई, कोरोना आया, एक से एक प्रयोग हुए, लाखों करोड़ों लोग पैदल चलने लगे, मौत के मुंह में समा गए। कोरोना 2 आया, 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, WHO की रिपोर्ट आई। सरकार ने तमाम फैसले बदलने शुरू कर दिए। रिजर्व बैंक को नकार दिया, उनके पैसे ले लिए गए, बैंकों का दिवालिया होना शुरू हो गया। इस देश में 10-10 हजार करोड़ लेकर माल्या, चंदेसरा, मोदी जैसे लोग देश छोड़कर भाग गए। इस देश की मीडिया ने सरेंडर कर दिया। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। लोगों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। माहौल ऐसा ही था। चुनाव होते रहे, जहां जहां बीजेपी की सरकार जीत के नहीं आई, वहां वहां सरकार बना ली गई। बिहार में नीतीश कुमार को कहा जाने लगा डर से बैठे हुए हैं।
उसके बाद खेल बदला। सोचिए, पहले इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़ता था, लोग उसको चोर कहते थे। आज यह स्थिति हो गई है कि लोग सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को बेईमान कह रहे हैं, इनकम टैक्स ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, अब तो लोग उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि एक तमाम चुप्पी थी, घनघोर चुप्पी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, डर था, बदहवासी थी, लोगों को लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। इसी दौरान एक ऐतिहासिक घटना घटी। पहली बार इस देश में सवर्ण नेताओं पर इनकम टैक्स ने, ईडी ने जांच के लिए बुलाया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए, वो लड़ने भिड़ने लगे, मीडिया ने खबरों को बाइकआउट किया जैसे करता है। नोटबंदी में लोग मरे, जीएसटी से लोग परेशान हुए, ताली थाली बजाया, कोरोना में पैदल चल के लोग मर गए, कहीं कोई बात नहीं। सोचिए, आज चीन के बॉर्डर से सेना की वापसी हो रही है, दोनों तरफ से पीछे हट रहे हैं लोग। जब कोई घुसा नहीं था तो क्या हुआ? देश भर को इवेंट मैनेजमेंट में बदल गया। टीवी खोलिए तो मोदी मोदी मोदी, टीवी खोलिए तो योगी योगी योगी, बीजेपी बीजेपी होने लगा, चारों तरफ सन्नाटा था। उसके बाद बिहार से एक लहर चली। बिहार में नीतीश कुमार ने कैलकुलेटिव स्टेप लिया। उनकी पार्टी का हाल महाराष्ट्र जैसा होना था, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ था। उन्होंने फिर से आरजेडी के साथ सरकार बना ली। उसके बाद अब राहुल गांधी ऐतिहासिक यात्रा कर रहे हैं। टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है, कभी टीवी उनकी टी शर्ट की कीमत बता रहा है, कभी बता रहा है वो एसी में सफर कर रहे हैं। आप सोचिए, जनता का जनसैलाब उमड़ रहा है सड़कों पर। 12 राज्यों का राहुल गांधी दौरा करने वाले हैं। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कोई बीजेपी वाला नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो घटना घट रही है वो मैं आपको बताऊं। महात्मा गांधी, मैं यात्राओं का एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। बाबा साहेब ने मंदिर का आंदोलन शुरू किया, मंदिर में घुसने का आंदोलन शुरू किया। उसके बाद उन्होंने पानी के लिए आंदोलन शुरू किया, जो ऐतिहासिक आंदोलन था। मैं भारत में आंदोलन का इतिहास बताना चाह रहा हूं। बाबा साहब ने पानी के लिए आंदोलन शुरू किया, मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया। उसके बाद महात्मा गांधी ने चंपारण से यात्रा शुरू की। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक घोर सन्नाटा था। गांधी ने फिर से आंदोलन शुरू किया और बाद में उन्होंने आंदोलन वापस लिया और जातिवाद खत्म करने का आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। बाबा साहब लगातार जाति के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे। संविधान जब उनको मिला मौका तो उन्होंने संविधान लिख दिया। उसके बाद भारत में एक बड़ा विनाश लीला हुई। भारत का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान का। लाखों लोग दोनों तरफ से मारे गए। इस देश ने उस दर्द को भी सह लिया। उसके बाद इस देश में सबसे बड़ा सिखों का नरसंहार हुआ। वो कौन लोग थे वो आपको पता होगा। मीडिया ने उसके साथ भी न्याय नहीं किया। सोचिए, सिखों को बदनाम किया गया जबकि उनका नरसंहार चल रहा था। उसके बाद मीडिया की भूमिका पर ही बात करूंगा और इस देश के आंदोलन पर। क्यों राहुल गांधी का यह पदयात्रा आंदोलन ऐतिहासिक है, ये देखिए। पहले ये जनसैलाब देखिए आप। ऐसे दौर में जब चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ईडी, पूरी मीडिया आपके खिलाफ है, सत्ता पर कब्जा है, उस दौर में राहुल गांधी ने कोशिश की कि हम पैदल यात्रा करेंगे। इसका क्या महत्व है वो बताऊंगा। आप किसी पार्टी में हो, किसी जाति को, किसी धर्म के हो, आप तभी इंडिविजुअल रह पाएंगे जब इस देश का संविधान बचेगा। इस देश में आजादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा नहीं था। कांग्रेस के सारे कुकर्म थे। मंदिर के दरवाजे कांग्रेस ने खोले, मंडल कमीशन का विरोध कांग्रेस ने किया, सिखों के नरसंहार में कांग्रेस की भूमिका रही, इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, लेकिन हर समय विरोध होता था। मीडिया अखबार उसको लिखता था। लेकिन जैसे ही मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद की सरकार आ गई, मीडिया ने चुप्पी साध ली। आप सोचिए, सिखों का नरसंहार हुआ, थोड़ा बहुत मीडिया ने लिखा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो भी मीडिया ने विरोध किया, क्योंकि उस दोनों आंदोलन में आरएसएस शामिल था। सिखों के नरसंहार के समय देश ने हिंदू के नाम पर एकजुटता दिखाई,
सिख मारे गए और वो हम सबकी सबसे बड़ी गलती थी और हमने इस देश में नरसंहार शुरू करवा दिया जो आजादी के समय हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुआ था। हमारे सिख भाई मारे गए जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा बलि दी थी। गुरु नानक साहब के विचारों को मारा गया, गुरु गोविंद सिंह साहब को के विचारों को सम्मान नहीं दिया गया। और वो कौन लोग थे, उनकी जाति पता कीजिए, जो सिखों को मार रहे थे। बहाना कांग्रेस था, ये कांग्रेस का पाप था। लोगों की नाराजगी बढ़ी, लोग नाराज हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, तब भी लोग नाराज हुए, आंदोलन चला। 77 का आंदोलन, जयप्रकाश का आंदोलन, लोहिया का आंदोलन, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव इसी दौर के पौध थे। उसके बाद इस देश में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सिखों का नरसंहार शुरू हो गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, 412 सीट जीत के आए। उसके बाद राजीव गांधी को मान्यवर कांशीराम साहब ने सत्ता से बाहर कर दिया। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार आई, मंडल कमीशन लागू हुआ। मीडिया ने सबसे ज्यादा आलोचना की मंडल कमीशन की और इस देश को बर्बादी के गर्त में धकेलने वाला उसी दौर में पहली रथ यात्रा निकली जो आडवाणी लेकर निकला था। उस रथ यात्रा को किसने रोका? उस रथ यात्रा को लालू यादव ने रोका, क्योंकि देश को एक बार फिर से जो आजादी के समय हिंदू मुस्लिम हुआ था, जिस तरह से सिखों का नरसंहार हुआ था, जिस तरह से संविधान खत्म करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उसी तरह से फिर से जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल गए और मीडिया ने उनका भरपूर साथ दिया और इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक अधिकार के खिलाफ काम होने लगा। देश में हिंदू मुस्लिम की बीज पड़ चुकी थी, जो ताला राजीव गांधी ने खोला था, उस फसल को आडवाणी काटने लगे और बीजेपी फलने फूलने लगी। ये सब कांग्रेस का पाप था। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि उसको ठीक करे। तमाम बहुजन लीडरशिप वाले नेता आए, उन्होंने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई। मायावती आई, कर्पूरी ठाकुर आए, लालू यादव आए, मुलायम सिंह यादव आए, अखिलेश यादव आए, शिबू सोरेन आए, हेमंत सोरेन आए, स्टालिन आए। इन लोगों ने तमाम जनता के काम करने शुरू किए। लेकिन जैसे ही 2014 में, सोचिए, मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी कांग्रेस की, जनता दल की बीपी सिंह की सरकार बनी, मीडिया ने उसको क्रिटिसाइज किया। उस दौर में कांशीराम साहब ने कहा था कि कमजोर सरकार जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, मजबूत सरकार डिक्टेटर हो जाती है। मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया। कमजोर सरकार, मिलीजुली सरकार का दौर चल रहा था इस देश में, संविधान बच रहा था, बहस हो रही थी। उसके बाद वाजपेयी की सरकार आई, वहां तक ठीक था, वाजपेयी चले गए। बीजेपी ने भारत पाकिस्तान की राजनीति का बड़ा फायदा उठाया। जब जब बीजेपी सत्ता में आई, सीमा पर तनाव बढ़ा, करगिल वार हुआ, संसद पर हमला हुआ। जब मोदी जी आए तो पुलवामा हुआ। चारों तरफ 2014 के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है। सबको एक नजर में कह दिया गया कि जो भ्रष्टाचारी है इसलिए सब चुप हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के डर से लोग परसेप्शन बन गया कि सब चुप हैं क्योंकि सब भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इस आवाज को तोड़ा। नीतीश कुमार ने गठबंधन से बाहर निकले, लालू यादव जेल खट रहे थे। मायावती जी पर आज यही आरोप लग रहा है, अखिलेश यादव पर यही आरोप लग रहा है। लेकिन सोचिए, आज राहुल गांधी ऐतिहासिक यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का मर्म समझिए। जब बाबा साहब ने आंदोलन किया तो बहुजनों को अधिकार मिला। जब गांधी ने आंदोलन किया तो लोग भारत के आंदोलन में शामिल हो गए। और उसी तरह से आजाद भारत के बाद जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो इस देश में हिंदू मुस्लिम हो गया। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में यात्रा निकाली तो उनकी सत्ता आ गई। रामाराव ने यात्रा निकाली, चंद्रशेखर ने यात्रा निकाली थी भारत जोड़ने के लिए। आडवाणी ने सबसे ज्यादा रथ यात्रा निकाल के इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। उसके बाद से यात्राओं का दौर खत्म हो गया। और अब जाकर सोचिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने यात्रा निकालकर साइकिल रैली की, पूरा देश नाप दिया। और राजीव गांधी जो 412 सीट जीत के आए थे, वो अगले चुनाव में सड़क पर आ गए और वीपी सिंह की सरकार बनी। और वही उम्मीद अब राहुल गांधी की इस यात्रा से दिख रहा है। लेकिन फर्क है, उस समय टीवी अखबार में थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग होती थी, निगेटिव रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन आज राहुल गांधी, आप किसी पार्टी के हो, अगर आप किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, डेमोक्रेसी में अगर आप
आंदोलन के समर्थक नहीं है, संवैधानिक तरीके के आंदोलन के समर्थक नहीं है, तो आप डेमोक्रेसी के लायक नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सरकार से सवाल पूछना, जनता के मुद्दे को वहां पर रखना। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो पाप कांग्रेस ने किया। हो सकता है राहुल गांधी, मैं फिर कह रहा हूं, सोनिया गांधी को विदेश में पैदा हुई, उनको जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद पता नहीं है। राहुल प्रियंका की उन्होंने नरेशिंग की है। कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं, जो आरएसएस के स्लीपर सेल हैं, उन्होंने कांग्रेस को कब्जा कर रखा था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस बात को समझ गई, प्रियंका गांधी समझ गई कि सवर्ण उनको वोट नहीं देने वाला है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनको वोट देंगे। नीट में रिजर्वेशन पर उन्होंने समर्थन किया। अभी बात चन्नी जैसे लोगों को सीएम बनाया गया, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत। ये अलग बात है कि इनका कब्जा नहीं है, ये आइडियोलॉजी को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोचिए किस तरह से आज राहुल गांधी सड़कों पर हैं और अब किसी नेता को डर नहीं है, अब किसी पत्रकार को डर नहीं लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि अभी भी डेमोक्रेसी बची हुई है, डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। और राहुल गांधी की यात्रा को आप इस नजर से देखिए, कांग्रेस को क्या फायदा होगा नहीं होगा, ये भविष्य तय करेगा। भविष्य के गर्त में है, भविष्य के कोख में है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी का गुजरात मॉडल क्या है? इनकम टैक्स, ईडी, CBI और धरना प्रदर्शन न होने देना। बीजेपी जब तक रही, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या गुजरात देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी लंबे समय तक रही है, धरना प्रदर्शन को बैन कर दिया गया, जनता की आवाज को दबा दिया गया। जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के अलावा किसी ने गुजरात में प्रदर्शन ही नहीं किया और इन दोनों नेताओं पर केस लाद दिए गए। बाद में हार्दिक पटेल आजकल बीजेपी ज्वाइन कर गए। जिग्नेश मेवानी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। रही राहुल गांधी ने अब हिम्मत दिखाई है, नीतीश कुमार ने जो हिम्मत दिखाई है, वो सारे नेताओं से मिल रहे। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो दौर आ गया है जब जिस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत हुआ, जिस तरह से राजीव गांधी के खिलाफ बगावत हुआ, उसी तरह से ये बगावत जो है मोदी जी के खिलाफ है और उसमें देश का समर्थन है। इमरजेंसी में भी टीवी अखबार को बैन किया गया था, लेकिन आज का जो टीवी अखबार है वो जानबूझकर इस सरकार के साथ है, वो पब्लिक के साथ नहीं है। जैसे अन्ना आंदोलन के समय था, 5000 लोगों को 5 करोड़ लोग दिखाया गया, सत्ता से लोग बाहर हो गए। सोचिए आज कौन ऐसा नेता है जिसको डराया नहीं जा रहा है, लेकिन वो डर खत्म हो गया है। और वो डर खत्म किया है नीतीश कुमार ने, वो डर खत्म किया है लालू यादव ने, वो डर खत्म किया है राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने। इसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो, किसी विचारधारा के हो, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको आंदोलन, संघर्ष को खड़ा करना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा। सरकार की तरफ से साफ साफ कोशिश की जा रही है कि इस आंदोलन को मीडिया के जरिए दबा दिया जाए। क्या हुआ किसानों के आंदोलन का? कहा गया ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। क्या हुआ मुसलमानों के आंदोलन का? कहा गया ये आतंकवादियों का आंदोलन है। क्या हुआ 2 अप्रैल के SC ST आंदोलन का? कहा गया ये उग्रवादियों का आंदोलन है। सोचिए इस देश में पिछले 2014 के बाद किसी आंदोलन को नहीं होने दिया गया, किसी भारत बंद को नहीं होने दिया गया, और राहुल गांधी ने उस जड़ता को तोड़ा है, हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है। और इस आंदोलन के साथ खड़े होइए, सरकार से सवाल पूछिए। आंदोलन के साथ खड़े होना, सरकार से सवाल पूछना, ये बहुत जरूरी है, लाजमी है, नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। आप किसी समाज के हो, किसी जाति के हो, और यकीन मानिए जो नेता आज आप इस तरह के डेमोक्रेटिक आंदोलन के साथ नहीं खड़े होंगे, तो कल आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। क्या हो रहा है? एक एक तबके को टारगेट किया जा रहा है, कभी सिखों को, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को, कभी पिछड़ों को, कभी आदिवासियों को। बारी बारी से मारा जाता है। डंडा चलाने वाला एक है, पीठ सबकी अलग अलग होती है। इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी का जो ये यात्रा है, इसको समझिए, पढ़िए, लिखिए। ऐतिहासिक यात्रा है ये। जिस तरह से आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर देश को हिंदू मुस्लिम धकेल दिया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है, वो डेमोक्रेसी में वो लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं, जिनको सरकार दबाती है, कोई भी सरकार हो। मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम से किए गए आंदोलन की अपनी एक महत्ता है और वो बनी रहनी चाहिए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि किसी भी पार्टी में हो,
आपको इस तरह के तमाम प्रोटेस्ट के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि मीडिया जो है वो ऐसा नहीं चाहती है। प्रमोद रंजन ने एक लेख लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा और भारत का विचार। राम पुनियानी का यह लेख उन्होंने शेयर किया है। भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक दल का उपक्रम है, परंतु करीब 200 सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनकी चुनावी राजनीति से कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और स्वराज इंडिया के मुखिया योगेंद्र यादव से सामाजिक संस्थाओं से यात्रा में भागीदारी करने की अपील की है। इस अपील में उन्होंने इस यात्रा की आवश्यकता का अत्यंत सार गर्भित वर्णन किया। उनके अनुसार इससे पहले हमारे गणतंत्र के मूल्यों पर कभी उतना नृशंस हमला नहीं हुआ जितना कि पिछले कुछ समय से हो रहा है। इससे पहले कभी नफरत, विघटन और बहिष्कार के भाव देश पर इस तरह से नहीं लादे गए जिस तरह से इन दिनों लादे जा रहे हैं। इससे पहले कभी हम पर इस तरह से निगाह नहीं रखी गई और हमें उस स्तर के प्रचार और दुष्प्रचार का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि अब करना पड़ रहा है। इससे पहले कभी हमने ऐसे निष्ठुर सरकार नहीं देखी जिसे अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने और लोगों के हालात की कोई परवाह नहीं है, जो केवल अपने कुछ चमचों की सेवा में लगी है। इससे पहले कभी वास्तविक राष्ट्र निर्माताओं, किसानों और श्रमिकों, दलितों, आदिवासियों को राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया से उस तरफ बाहर नहीं किया गया जिस तरह से अब किया जा रहा है। देश के वर्तमान निराशाजनक हालत का योगेंद्र यादव ने अत्यंत सटीक वर्णन किया है। भाजपा जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार सत्ता में आई थी, उस समय कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगता था कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है। जल्द इन्हें समझ आया कि भाजपा सबसे अलग है। इस दौर में भाजपा का अपने दम पर बहुमत नहीं था। वह एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करती थी। उस समय भी वह दूसरों से अलग थी। संघ परिवार के सदस्य बतौर वह हिंदुत्व के एजेंडे के प्रतिबद्ध थी। वह भारतीय राष्ट्रवाद के वृक्ष हिंदू राष्ट्रवाद की पैरोकार थी। वह उस दौर में शिक्षा का भगवाकरण किया और आरएसएस की शाखाओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। उस समय ही भाजपा का प्रत्यक्ष और परोक्ष अल्पसंख्यक विरोधी रवैया सबके सामने था। कॉर्पोरेट संस्थाओं की बन आई थी। मीडिया की खरीद फरोख्त शुरू हो गई थी। गुजरात कत्लेआम में सांप्रदायिक हिंसा में उसने अमानवीय और बर्बरखोर मिसाइल कायम की थी। सन 2014 में भाजपा ने अपने बल पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। एनडीए की भूमिका नाम मात्र की रह गई। भाजपा आरएसएस ने पूरे जोश खरोश से अपना एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। तो सोचिए, इन तमाम आंदोलनों के खिलाफ वो लिखते हैं कि अंबेडकर के महान तालाब और कालाराम मंदिर आंदोलनों, जिनका उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना थी, के बाद गांधी ने जाति और अछूत प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। वे इस मामले में इतने गंभीर थे कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध आंदोलन को विराम देते हुए 1933 के बाद अनेक यात्राएं निकाली। इनके अतिरिक्त जगन मोहन रेड्डी ने चुनावी लाभ के लिए, एनटीआर ने सत्ता हासिल करने के लिए और चंद्रशेखर ने मुक्त भारत को एक करने के लिए यात्रा निकाली। परंतु जिस यात्रा ने भारत को सबसे ज्यादा विभाजित किया था वह थी भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा। इस यात्रा को मंडल आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निकाला गया था। आडवाणी की यात्रा का एक लक्ष्य था देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करना था। इसके नतीजे में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी और अंततः बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। यद्यपि भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक दल द्वारा निकाली जा रही है, तथापि राष्ट्रीय एकता के व्यापक लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक संगठन इससे जुड़ रहे हैं। यहां तक कि ऐसे संगठन भी इसका समर्थन कर रहे हैं जो कई मुद्दों पर कांग्रेस की राजनीति से सहमत नहीं है। उन सबको यह एहसास है कि सांप्रदायिक राजनीति आवश्यक है। सांप्रदायिक राजनीति और देश की एकता पर इसका कुप्रभाव का मुकाबला करना आवश्यक है। हमें आशा है और गैर भाजपा दल, क्षेत्रीय दल और सामाजिक कार्यकर्ता एवं संगठन जो स्वाधीनता आंदोलन से उपजे भारत के विचारों में आस्था रखते हैं, उन मूल्यों में विश्वास करते हैं जो हमारे संविधान का हिस्सा है, यह समझते हैं कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम गांधी और पटेल, मौलाना आजाद, नेहरू, सुभाष और अंबेडकर के सपनों की भारत को नष्ट होने से बचाए। तो सोचिए, आप आज इस यात्रा को आप किसी पार्टी की तरह से नहीं देखिए। एक डर खत्म करने की यात्रा है, डेमोक्रेसी बचाने की यात्रा है और इसमें सबको जुड़ना होगा। सभी पार्टी के लोगों को बयान देना होगा। एक नागरिक के तौर पे हर उस दल का आपको समर्थन करना होगा जो संविधान बचाने के लिए इस तरह की यात्राएं करते हैं। एक भी आदमी बताइए जो नहीं कह रहा था कि नीतीश कुमार डरे हुए नहीं है, मायावती जी डरी हुई नहीं है, अखिलेश यादव डरे हुए नहीं है। सरकारें जो चल रही थी, मुख्यमंत्री डरे हुए थे। हेमंत सोरेन को डराया गया, अरविंद केजरीवाल को डराया जा रहा है, भगवंत मान को डराया जा रहा है, भूपेश बघेल की पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई, मुख्यमंत्री से हटाने की कोशिश हुई। ऐसे दौर में राहुल गांधी की इस यात्रा की ऐतिहासिकता को समझिए। कांग्रेस को क्या नफा होगा, नुकसान होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे संविधान मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर, जाति धर्म से उठकर, अगर आप संविधान के पक्षधर हैं और खासकर आप एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, संविधान मानने वाले लोग हैं,
तो आपको इस यात्रा का समर्थन करना होगा। और इसलिए समर्थन करना होगा क्योंकि मीडिया ने इसका बायकॉट कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, फैलाइए। डेमोक्रेसी में आजाद आवाजें गूंजती रहनी चाहिए, सड़कों पर जनसैलाब आता रहना चाहिए, धरना प्रदर्शन होता रहना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि डर के माहौल में, चुप्पी के माहौल में, जब गुजरात मॉडल और पुतिन मॉडल का दौर है, उन्होंने सड़क पर निकलने की हिम्मत दिखाई है। नीतीश कुमार ने बगावत की आग तेज की है। ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, ये सब लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक यात्रा, इसी तरह की एक यात्रा अखिलेश यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, डीएमके, स्टालिन, तमाम बहुजन नेता कर दे तो इस देश में संविधान पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए। जैसे बाबा साहब ने आंदोलन किया, मान्यवर साहब ने देश नापा साइकिल से, वक्त आ गया है कि अखिलेश यादव हो, मायावती हो, हेमंत सोरेन हो, नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार ने मैराथन बैठ के शुरू कर दिया है। इन सबको संविधान बचाने के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, आपको विपरीत परिस्थितियों में, जब लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जब धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, जब जाति के नाम पर अत्याचार हो रहा है, जब सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जब पत्रकारों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, डराया जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसे वक्त में आपको घर से निकलना होगा। अगर संविधान नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, तो आप भी नहीं बचेंगे। एक दिन आप भी इसके चपेट में आएंगे। तो राहुल गांधी की यात्रा को आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखनी पड़ेगी। और डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का हक है। आखिर डरा क्यों सकते हैं आप? कल्पना कीजिए कि अगर राहुल गांधी की इस यात्रा को भी रोक दिया जाए तो ऐसा तभी नहीं हो सकता है जब इस देश की जनता खड़ी होगी। बीजेपी कैसे आई थी? आंदोलन से आई थी। आडवाणी को भी रथ यात्रा करने दिया गया जबकि वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस देश में डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है, उसमें धरना प्रदर्शन डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि भारत के बुद्धिजीवियों का काम है कि जो स्पोर्ट्स सरकार की झूठ है, जो स्टेट का झूठ है, उसको बेनकाब किया जाए। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जिनके साथ मीडिया कभी नहीं रही, ये मीडिया आज कांग्रेस के साथ भी नहीं है। जो मीडिया कांग्रेस के साथ नहीं है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ हो सकता है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की यात्राओं का समर्थन कीजिए, इस तरह की यात्राओं को देखिए, समझिए। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन की बहुत महत्ता होती है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो कांग्रेस के पाप हैं वो कांग्रेस को ही दूर करना पड़ेगा, लेकिन बहुजन नेताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि संविधान से सबसे ज्यादा बहुजनों के हक सुरक्षित हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।